मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। वक्त है कि नई कहानी की दोस्तों, और कहानी आज की जो हमारी शुरू होती है, एक विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी जब बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर आ रहे थे। शिक्षक बच्चों को लाइन में लगाने के लिए उन्हें आवाज देते हैं, बच्चे लाइन में लग जाते हैं। पूरी प्रार्थना हो जाती है, लेकिन शिक्षक बेइंतहा परेशान था। दरअसल आज परेशानी का कारण भी कुछ अलग था। प्रार्थना जैसे जैसे खत्म होने की थी, तभी शिक्षक बच्चों से कहती हैं कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज नहाकर विद्यालय नहीं आया है। तभी उसमें एक बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो जाते हैं। सब सब बच्चे कहते हैं कि सर, हम तो नहा के आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहाकर नहीं आए थे। शिक्षक उन पर गुस्सा आता, वो कहते हैं, यदि कल तुम नहाकर नहीं आए तो तुम्हारी कल बहुत ज्यादा खबर लूंगा, पिटाई करूंगा। शिक्षक ने जब यह आदेश दिया तो उसके बाद बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है, बच्चे क्लास में आते हैं। अगला दिन प्रार्थना जब हो रही थी, शिक्षक फिर परेशान हो जाता है। आखिरकार अगला दिन भी जो दुर्गंध थी, वो दुर्गंध का लेवल जो था वो बढ़ रहा था। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज नहाकर नहीं आया है। तो कहने के बाद तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं कि सर, आज हम नहाकर नहीं आए हैं। शिक्षक को गुस्सा आता है, सबको दो दो डंडियां मारी जाती है और कहा जाता है कि यदि कल विद्यालय आना है तो नहा के आना है। यदि विद्यालय में नहाए बिना आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तभी वक्त आता है तीसरा दिन का, और तीसरा दिन भी ठीक वैसी ही स्थिति थी। दुर्गंध की लगातार आ ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गंध इन बच्चों में से ही आ रही हो। प्राइमरी पाठशाला का मामला था। शिक्षक को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को पीट दिया गया और कहा गया कि यदि विद्यालय में आओगे तो नहा के आना है। चौथा दिन आ जाता और चौथे दिन तो कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही थी। अब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नहा के नहीं आए हैं। सभी बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं कि सर, नहा के भी आए हैं और कपड़े धुलवा के और पहन के भी आए हैं। मम्मी पापा से कहा कि रोज डांट पड़ती है, आप कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं पहनाते हो। चौथा दिन शिक्षक परेशान हो जाता है। तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से विद्यालय में आइए। प्रधान जी भी शिक्षक की बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय में आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, कैसे परेशान हो। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए लगातार दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा था बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन माजरा अब समझ से बाहर है। आप जरा पता कराइए। तभी गांव की एक सफाई सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी अब सफाई कर्मचारी को लेकर के आते हैं और देखा जाता है कि दुर्गंध किस तरफ से आ रही है, किधर से आ रही है। तब वो ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ था। उसी शौचालय के पास एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अब सभी को ऐसा शक था कि शायद इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। तभी सफाई कर्मचारी को उस सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसके अंदर से एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से ज्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। लाश भी किसी और की नहीं, स्टूडेंट की ही थी, छात्र की थी। और जैसे यह बात पूरे गांव तक पता चलता है तो सैकड़ों लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस आती है। तब कहीं जाकर के पता चलता है कि इस बदबू का कारण क्या है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना वाकई में बहुत बड़ा चिंतित करने का विषय है, परेशान करने वाली है। बच्चे की उम्र तकरीबन 15-16 साल की थी। उस बच्चे का एक ऐसा महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली, और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की। रात के तकरीबन 9 बजे होंगे। इधर घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा 15 साल का जिसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां इस बच्चे को तलाश न किया गया हो। आसपास के लोग, आसपास के घर हो या उसके दोस्त हो, विद्यालय हो, शिक्षक हो, या फिर जहां जहां उसका आना जाना था वहां वहां के लोग, सभी के पास बारी बारी जाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुमने पिंटू को देखा है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती। तभी गांव के आसपास के लोग परेशान होकर सीधा इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। लालगंज के थाने में जाकर शिक्षक से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा स्कूल गया था। मैंने विद्यालय में जाकर के पता किया, वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया तो था लेकिन विद्यालय में वो बच्चा नहीं मिला। तभी उससे पूछा जाता है कि कहाँ पढ़ता था, तो लालगंज का ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें वो कक्षा 10 का छात्र था। अब उसे विद्यालय के भी जाकर के पूछा, प्रिंसिपल से पूछा
छात्रों से भी पूछा, सभी ने कहा कि उसने हमें अंतिम घंटे तक देखा था विद्यालय में, जैसे रोज की तरह, बहुत ही आज भी रोज की तरह आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी वहां से यहाँ से गया था, लेकिन वो यहाँ पर अब घर नहीं पहुंचा तो कहाँ गया। सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। अब जो भी शिक्षक थे उन लोगों में से कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपको तलाश करके दिया जाता है। हम सुबह 10 बजे इसको देखेंगे, यदि 10 बजे तक वो लौट कर नहीं आता है तो समझेंगे इसके आगे की मामले की पड़ताल करेंगे, आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया है। और जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी तो पूरी रात निकल जाती है। उसके पिताजी और वीरेंद्र को और उसके पड़ोसी अपने घर में जो एक किराएदार होता है धर्मेंद्र, उसके साथ मिलकर पूरी रात ऐसे ही अपने बेटे की तलाश करते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता है। घर नहीं पहुंचने पर ये बड़ी संख्या में 10 से 20 लोग फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब हमें पूरी रात पिंटू को तलाश किया लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। मैंने और इनका बाप का रो रो कर बुरा हाल था, आसपास के लोगों को भी तरस आ रही थी। आखिरकार इनका बेटा गया तो गया कहा, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वाले ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया और दर्ज करने के बाद आसपास के थानों से भी संपर्क किया। इसके अलावा एक अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग उस बच्चे को तलाश करने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। 14 जुलाई को गायब हुआ था, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18 इस तरह से एक एक करके दिन गुजरने लगता है। तकरीबन 4-5 दिन गुजर जाते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस वालों को चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब यह बात केवल इस घर तक सीमित नहीं था, आसपास तक सीमित नहीं था, बल्कि जिला लालगंज है या उस लालगंज के जितने भी दुकान है उसको बंद कर दिए गए। सैकड़ों लोग उतर आए, हंगामा शुरू हो गया और जैसे भी हंगामा की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी रायबरेली के भी थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद इस बच्चे की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, आखिरकार वो बच्चा गया कहाँ। इधर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इधर पुलिस वाले ने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिलता है तो लगातार वाल बढ़ रहा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम, एसपी, एसएसपी वगैरह सब मौके पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दी जाए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम बच्चों को तलाश करने करके आपको दे देंगे। जब बात 3 दिन की मोहलत मांगी गई थी तो सब के सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन को खत्म कर देते हैं। जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म होता है, अब कहीं ना कहीं पुलिस का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस वाले को और चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में इस लड़के के जो पापा होते हैं पिंटू के, वीरेंद्र, पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं साहब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दरअसल वो बात कुछ और नहीं बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में पर्चियां गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया, यदि अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख की व्यवस्था कर दो, मैं सीधे तुम्हें अपने बेटे से, तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगी। एसईडीटी बूथ के पास जाने के बाद आदेश दिया गया। उस पर्चे के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा था, लोगों में उबाल आ रहा था। दूसरे फेस के बाप ने इस बात को छुपा के रखा था, क्योंकि जब वो एसडीटी बूथ पर जाता है तो एक फोन आता है, फोन सुनता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख का इंतजाम कर लो। जिस तरह से पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको खत्म कराया जा सकता है, 5 लाख का इंतजाम करिए। और पुलिस वाले को तुमने ये बात बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, तुम अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब बात करें तो क्या करें, गांव के आसपास के लोग, शहर के लोग सिंपैथी के इसके प्रति बढ़ती जा रही थी और बच्चे के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। तभी पुलिस वाले को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से ले लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच यानी कि 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि अब 14 जुलाई को गायब हुआ था और 24 जुलाई को मुझे बस एक बांस के ही गाँव होता है, गाँव पहाड़ीपुर मजरे मजरे भाई, वहां पर एक विद्यालय में से लगातार बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। पता चलता है दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय की सेफ्टी टैंक से आ रही थी। जैसे ही वो लाश को निकाला जाता है, उनकी कपड़ों की उनकी यूनिफॉर्म के आधार से पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंटू ही है, जो कि पिंटू यही लालगंज का रहने वाला है। लालगंज का बच्चा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। गांव के पास के ही गांव में एक प्राणी विद्यालय के सेफ्टी टैंक में मिलना इसके लिए चिंता का विषय था। पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस कई दिन बीत जाती है, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता था जिसके आधार पर यह कह सके कि आखिरकार हत्यारा कौन था।
पुलिस इसके बच्चे की कमरे की तलाशी लेती है जहां उसकी किताबें रखी हुई थी, और किताबों की तलाश करते करते एक किताब ऐसी मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती है, कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी होती है। उस किताब को देख के देखते हैं, और एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब कभी पढ़ नहीं सकता। पुलिस वालों ने इसी बात का अंदर से जब पता लगाया, उस किताब के जब अन्य पन्ने को पलटते हैं, आखिर ये पाने का जब शाम लिखा हुआ था, और जिस जगह पे ही शाम को पढ़ते हैं, तो सब के सब वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि सर, शाम तो उस लालगंज का बस स्टैंड पर वहां पर एक दुकानदार है, उसकी दुकान का नाम है शाम बुक डिपो, शाम बुक डिपो। तभी पुलिस वाले दौड़ते हैं और श्याम बुक डिपो के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि इसके पहले पुलिस को कोई सबूत ऐसी चीजें हासिल नहीं हुई थी जिसके आधार पर हत्यारे तक पहुंचा जा सके। लेकिन शाम के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि किताब तुम्हारे यहाँ के किताब तो तुम्हारे यहाँ के ही है, किताब मेरी ही है। इस पे जो लिखा हुआ है, शाम पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि इस किताब के बारे में नई किताब है भी या नहीं भी। एक बच्चा जिसका नाम है पिंटू, जो 14-15 साल का, इस किताब को लेने के लिए, यानी कि वो हर 10 या 15 दिन में किताब को लेकर आता है, लेने के लिए कहता है, एक किताब लेकर चला जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है सर, क्योंकि इस किताब में एक ऐसा लेटर लिखा था जिस लेटर को देखकर हम लोग भी हैरत में थे, परेशान में थे। मैंने सोचा वो वापस जा आएगा तब मैं उस किताब के साथ उस लेटर को भी दे दूंगा। असल में उस किताब में जो लेटर था, उस लेटर के अंदर ये लिखा था, तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसीलिए अभी हम कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं, और किताब अभी लेकर मत आना, तो इसीलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू, अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर के लिखे हुए को पुलिस वाले अब देख में हैरान हो जाते हैं कि लेटर लिखा किसने होगा। अब ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि इस लड़के का किसी न किसी महिला से कोई न कोई कनेक्शन था। अभी अंकल किसको कहता है, अब ये आसपास के घरों में सब जितने भी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी बात कैसे पता चलता है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसका अंकल कहता है, जो किराएदार है। और उसी किराएदार धर्मेंद्र को जब पुलिस वाले बुलाती है, उससे बातचीत करती है, तो पता चलता है उसकी पत्नी से उसकी हैंडराइटिंग को मेल की जाती है। उसकी पत्नी भी ऐसे ही लेटर पढ़ा करती थी। जब उसे डांट फटकार कर पूछा जाता है कि तुम्हें यह लेटर तुमने क्यों लिखा, क्या बात है इसके पीछे, तब वो कहती है कि सर, एक दिन मैं उसे शंभू डिपो की दुकान से किताब खरीदते हुए देखा। मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है जिसमें कुछ ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हो, लेकिन मैं नोवेल लेकर के जाया करती थी, इसीलिए मुझे कोई और बहाना नहीं मिला। एक दिन मुझे पिंटू उस दुकान पे कुछ खरीदारी करता हुआ मिलता है, तब मैं कहती हूँ कि पिंटू, यह किताब है, तुम अपने नाम से अलाउड कर लिया करो और मुझे ला करके दे दिया करो। ऐसे ही वो लड़का किताब लेकर के वहां आता। किताब लेने के बाद ये महिला इस किताब को पढ़ रही थी, और बच्चों को अपने पास में उसे बिठाया होता, जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के आसपास थी। महिला की उम्र 30 से 32 साल के आसपास रही होगी, और वो महिला किताब पढ़ते पढ़ते कब उत्तेजित हो जाती थी, उस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर बैठती थी। पहले दिन तो उसे थोड़ा, बच्चे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन यह उसकी जब आदत बन जाती है, तो उस किराएदार जो घर पे नहीं होता, तभी वो स्कूल के बाद में या फिर जब भी मौका मिलता था, रात में उस बच्चे को अपने पास बुला लिया करती है, और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसका जो पति होता है उसको वह किताब मिल जाता है। किताब मिलने के बाद थोड़ा शक होता है, और पूछता है उसका पति की यह किताब आखिरकार किसकी है, क्या है। उस औरत ने तमाम तरह के बहाने बनाने शुरू किए। जब वहां से कोई सफलता नहीं मिलती है, तब वो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जैसे वो लखनऊ के लिए निकला, घंटे 2 घंटे के बाद उसने अपने उस मकान मालिक के बेटे पिंटू को अपने घर पे बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी यहाँ पर उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है। धर्मेंद्र अपनी आंखों से उसको झांक कर देखता है। उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ गलत अवस्था में, यह दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी वो अंदर गुस्से में जाता है, डांट फटकार करता है, लड़का तो अपने घर में ही घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो बेइंतहा मारपीट करता है। इससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि ये सब कब से चल रहा है, तो पता चलता है कि कई महीना से ऐसे ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे थे। तब इसे गुस्सा आता है धर्मेंद्र को, और यहीं से वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब स्कूल से पढ़ करके धर्मेंद्र आ रहा था,
तो तभी धर्मेंद्र बच्चे आ रहा था, तभी धर्मेंद्र इसी स्कूल के पास पहुंच जाता है, कहता है बेटा पिंटू तुम घर जा रहे हो तो मैं भी उधर ही जा रहा था, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बजाय उसको छोड़ने के वो पास का जो गांव होता है उस गांव के पास लेकर के जाता है पहाड़ीपुर में, और पहाड़ीपुर में एक नरेश श्रीवास्तव उसके घर लेकर के जाता है। थोड़ी देर यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर घर चलते हैं। बच्चों को कहा गया यहाँ पहले से ही वसूली गांव के रहने वाले राधेश्याम और पंकज जी मौजूद थे। इन चारों लोगों ने धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज, नरेश श्रीवास्तव यहाँ बैठकर वहां पर शराब पिया, और पीते हैं उस लड़के को भी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़का पीने से मना कर दिया। और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे करते हो। लड़का जैसे जैसे बता रहा था, जैसे जैसे शुरुआत बताई, आखिरकार बताया भी कि नहीं बताया उसकी पत्नी के साथ संबंधों की बातें, वैसे वैसे धर्मेंद्र को गुस्सा बढ़ता चला गया और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही अंधेरा होता है, पहाड़ीपुर का जो गांव है विद्यालय प्राइमरी पाठशाला, उसमें तीनों चारों जाते हैं। वहां के सेफ्टी टैंक का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको हटाते हैं, उसको हटाकर डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं। उधर जो हंगामा हो रहा था और धीरे धीरे से जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लाश सड़ रही थी, और सड़ते सड़ते जब ज्यादा दुर्गंध आती है तो पता चलता है कि लाश किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इस सभी को गिरफ्तार किया। जो चारों दोस्त होते हैं, साथ ही जो महिला होती है, उस महिला का भी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से जो गड़बड़ी की थी उस महिला ने उस बच्चे का गलत फायदा उठाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था। पुलिस ने उस महिला को छोड़ते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन